अमेरिका के एक शांत शहर में रहने वाली एक भारतीय अमेरिकन लड़की थी स्मिथा। लेकिन सभी उसे प्यार से सैम बुलाते थे। सैम हाई स्कूल में पढ़ती थी और बाकी अमेरिकन बच्चों की तरह ही दिखना और रहना चाहती थी। उसे लगता था कि वो अगर अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से दूर रहेगी, तभी स्कूल के सभी लोग उसे कूल समझेंगे। उसकी माँ पूर्णा भारतीय कल्चर को मानती थी। वो चाहती थी सैम अपनी जड़ों को कभी न भूले। घर में पूजा पाठ, त्योहार और भारतीय रीति रिवाज हमेशा चलते रहते थे। लेकिन सैम को ये सब पुराना और शर्मिंदगी भरा लगता था। उसके पिता इनेश इतने सख्त नहीं थे। वो अपनी बेटी को समझते थे और चाहते थे कि वो खुश रहे। इसलिए वो अक्सर पूर्णा और सैम के बीच होने वाली बहस को शांत करने की कोशिश करते थे। स्कूल में सैम अपने सफेद अमेरिकन दोस्तों के साथ रहती थी। वो उनके जैसा बोलना, कपड़े पहनना और उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी। उसकी दोस्ती धीरे-धीरे भारतीय बच्चों से खत्म होती जा रही थी। एक समय था जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त तमीरा हुआ करती थी। दोनों बचपन में हर समय साथ रहते थे, लेकिन अब सब बदल चुका था। तमीरा अब स्कूल में एक अजीब लड़की बन चुकी थी। वो हमेशा डरी हुई और अकेली रहती थी। उसके हाथ में हमेशा एक बड़ा कांच का जार रहता था, जिसे वो कभी अपने से दूर नहीं करती थी। स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सैम को भी तमीरा अब अजीब लगने लगी थी। वो उससे दूरी बनाने लगी ताकि बाकी बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं। स्कूल की एक टीचर जॉयस तमीरा को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि तमीरा किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन सैम ये सोचकर सब नजरअंदाज कर देती थी कि तमीरा सब ड्रामा कर रही है। उधर तमीरा की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। रात के समय वो अपने कमरे में जार के सामने बैठती और उसमें कच्चा मांस डालती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जार के अंदर कोई जीवित चीज मौजूद हो। एक रात अचानक जार जोर-जोर से हिलने लगा। अंदर मौजूद चीज जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कांच पर गहरे निशान बनने लगे। तमीरा डर के मारे रोने लगी। वो लगातार कुछ मंत्र बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक चीज को कैद करके रखे हुए है। अगले दिन स्कूल में समीरा अकेले सैम के पास जाती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा कमजोर लग रहा था। वो बहुत डरी हुई थी। वो सैम से कहती है कि उसे मदद चाहिए। सैम पहले तो नजरअंदाज करती है, लेकिन तमीरा जोर देकर कहती है कि बचपन में जो डरावनी कहानी उसकी दादी ने सुनाई थी वो सच है। उस कहानी में एक भयानक राक्षसी आत्मा का जिक्र था जो इंसानों के डर और दर्द से ताकत हासिल करती थी। तमीरा बताती है वही आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है और उसी को उसने जार में बंद कर रखा है। सैम को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि तमीरा पागल हो चुकी है। वो शर्मिंदगी महसूस करती है क्योंकि स्कूल के बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। गुस्से में आकर सैम तमीरा के हाथ से जार छीनकर जमीन पर पटक देती है। जार टूट जाता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है, लेकिन तभी समीरा जोर-जोर से चीखने लगती है। वो घबराकर रोने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज उसके शरीर को पकड़ रही हो। सैम डर जाती है और मदद लाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब तमीरा गायब होती है। सिर्फ टूटा हुआ कांच और खून के निशान बचे थे। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल जाता है। सैम को अंदर ही अंदर महसूस होने लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तमीरा को एक अंधेरी और गंदी जगह पर कैद करके रखा गया था। वो अदृश्य दानवी शक्ति अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। तमीरा धीरे-धीरे कमजोर और पागल होती जा रही थी। उधर सैम को तमीरा की एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक में संस्कृत भाषा में कई मंत्र और अजीब निशान बने होते हैं। सैम कुछ भी समझ नहीं पाती। वो नोटबुक अपनी माँ पूर्णा को दिखाती है। पूर्णा उसे देखकर डर जाती है। वो बताती है ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें प्राचीन राक्षसी आत्माओं और सुरक्षा मंत्रों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन सैम अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि शायद ये सब अंधविश्वास है। इसी बीच सैम की जिंदगी में रस नाम का लड़का भी था। रस उसका क्लासमेट था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
एक दिन पूर्णा तमीरा की सुरक्षा के लिए घर में खास पूजा रखती है। वो चाहती है कि सैम भी उसमें शामिल हो, लेकिन सैम पूजा छोड़कर रस के साथ घूमने चली जाती है। इस बात से पूर्णा बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अपने कल्चर से पूरी तरह दूर होती जा रही है। रस और सैम एक पुराने छोड़े गए घर में जाते हैं। ये घर करण नाम के एक भारतीय लड़के का था। कुछ समय पहले करण और उसके परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जब सैम और रस घर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत डरावना होता है। दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं। उन चित्रों में एक डरावनी काली आकृति दिखाई देती है, जिसके लंबे हाथ और भयानक चेहरा था। सैम को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे कोई घूर रहा हो। सैम को दीवार पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसे याद आता है कि ऐसे निशान तमीरा की नोटबुक में भी थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। अब सैम को यकीन होने लगता है कि तमीरा सच कह रही थी। घर लौटने के बाद घटनाएं और ज्यादा डरावनी होने लगती हैं। वो सपनों में तमीरा को देखती, जो मदद के लिए चिल्ला रही होती। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। धीरे-धीरे सैम समझने लगती है, वो दानवी शक्ति अब उसके पीछे भी आ चुकी है। पूर्णा अपनी बेटी की हालत देखकर डर जाती है। वो सैम को बताती है कि भारतीय कहानियों और लोक कथाओं में ऐसी आत्माओं का जिक्र मिलता है। कुछ आत्माएं डर और अकेलेपन का फायदा उठाती हैं। पूर्णा समझाती है अपने कल्चर और परंपराओं को भूलना गलत नहीं, लेकिन उनसे पूरी तरह कट जाना इंसान को कमजोर बना देता है। सैम पहली बार अपनी माँ की बातों को गंभीरता से सुनती है। उसे एहसास होने लगता है कि वो अपनी पहचान से भाग रही थी। उधर तमीरा अब भी उस राक्षसी शक्ति के चंगुल में थी। उसने एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। अदृश्य शक्ति ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। सैम अब तमीरा को बचाने का फैसला करती है। वो नोटबुक में लिखे मंत्रों को समझने की कोशिश करती है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है, वो शक्ति सिर्फ डर से नहीं, बल्कि लोगों के अंदर की नफरत और शर्म से भी ताकत हासिल करती है। यानी जितना सैम अपनी असली पहचान से भागेगी, उतना ही वो शक्ति मजबूत होगी। ये बात सुनकर सैम अंदर से टूट जाती है। उसे याद आता है उसने तमीरा को अकेला छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अलग थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दानवी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी और अब उसका अगला निशाना सैम बनने वाली थी। एक दिन सैम और उसका दोस्त रस फिर से करण के घर जाते हैं। सैम पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन रस उसे संभालने की कोशिश करता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही सेकंड की थी। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। रस कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दानवी शक्ति उस पर हमला कर देती है। सैम अपनी आंखों के सामने रस को मरते हुए देखती है। वो जोर-जोर से चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वो शक्ति रस को बेरहमी से मार देती है। सैम पूरी तरह टूट जाती है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वो उसकी आंखों के सामने मारा गया। उस घटना के बाद सैम की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। सैम अब हर हालत में इस रहस्य को समझना चाहती थी, इसलिए वो अपनी टीचर के पास जाती है। जॉयस पहले भी उसकी मदद कर चुकी थी। सैम उसे वही पुरानी नोटबुक दिखाती है, जिसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दोनों मिलकर उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद जॉयस को पता चलता है कि ये सब एक प्राचीन दानव के बारे में है, जिसे पिशाच कहा जाता है। भारतीय लोक कथाओं में पिशाच एक बेहद खतरनाक आत्मा होती है। वो इंसानों के डर, दुख, गुस्से और नफरत जैसी नकारात्मक आत्माओं से ताकत हासिल करती है। जितना ज्यादा लोग डरते हैं, वो उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। आखिर में वो अपने शिकार की आत्मा तक खा जाती है। ये सुनकर सैम के होश उड़ जाते हैं। फिर जॉयस एक और जरूरी बात बताती है। नोटबुक में लिखा था कि पिशाच को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ किसी चीज के अंदर कैद किया जा सकता है, जैसे कोई जार या इंसान का शरीर।
अब सैम को समझ आता है कि तमीरा हमेशा उस जार को इतना संभाल कर क्यों रखती थी। उसकी माँ ने उस दानव को उसी जार में बंद कर दिया था, लेकिन करण और उसके दोस्तों की वजह से वो जार टूट गया और पिशाच आजाद हो गया। वो दानव सबको मार रहा था। सैम डर जाती है लेकिन हार नहीं मानती। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ सच कहती थी। पूर्णा सैम की मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर पिशाच को वापस कैद करने की तैयारी शुरू करते हैं। पूर्णा पारंपरिक भारतीय तरीके अपनाती है। वो खास खाना बनाती है और पूजा जैसी तैयारी करती है। दोनों भारतीय कपड़े पहनते हैं, कमरे में दीपक जलाए जाते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं। ये सब देखकर सैम पहली बार खुद को कल्चर के करीब महसूस करती है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा बढ़ता जा रहा था। उसी समय स्कूल में जॉयस अकेली होती है। अचानक वहां भी पिशाच पहुंच जाता है। जॉयस समझ जाती है कि दानव आ चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच उस पर हमला कर देता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। किसी तरह उसकी जान बचती है, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इधर सैम के पिता इनेश घर लौटते हैं। उसे लगता है कि ये सब डर और वहम है, लेकिन जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, अंधेरे में से वही डरावनी परछाई बाहर आती है। पिशाच इनेश पर हमला कर देता है। इनेश पूरी तरह घायल हो जाता है। पूर्णा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच उस पर भी हमला कर देता है। किसी तरह पूर्णा उस दानव को थोड़ी देर के लिए दूर भगाने में सफल हो जाती है। तभी सैम को अचानक एहसास होता है, तमीरा अब भी खतरे में है। उसे समझ आता है कि पिशाच ने शायद करण के घर में तमीरा को कैद करके रखा हुआ है। सैम तुरंत वहां जाने का फैसला करती है। रात का समय था। करण का घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सैम डरते हुए अंदर जाती है। घर के अंदर हर चीज टूटी-फूटी पड़ी होती है। तभी पिशाच उसके सामने आता है। वो अपना असली रूप दिखाता है। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं, बल्कि किसी भयानक राक्षस जैसा होता है। सैम डर जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो पूरे घर में तमीरा को खोजती है। आखिरकार उसे तमीरा मिल जाती है। तमीरा डरी हुई और कमजोर हालत में थी, लेकिन पिशाच फिर से उसके सामने आ जाता है। अब सैम को समझ आता है, इस दानव को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। अगर वो किसी इंसान के शरीर में कैद हो जाए, तभी सबकी जान बच सकती है। वो खुद को पिशाच के लिए पात्र बनने देती है। तमीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम जानती थी कि यही एक रास्ता है। वो दानव के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अपने शरीर में आने देती है। धीरे-धीरे वो काली शक्ति सैम के अंदर प्रवेश करने लगती है। सैम दर्द से चिल्लाती है। अब सब कुछ पहले से शांत दिखाई देता है। सैम, तमीरा, जॉयस, पूर्णा और इनेश साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सभी लोग पहले के हमलों से ठीक हो चुके होते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन असली सच कुछ और होता है। पिशाच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब सैम के अंदर कैद था। उसे कमजोर रखने के लिए सैम को कच्चा मांस खाना पड़ता था। मतलब सैम अब पूरी जिंदगी उस दानव को अपने अंदर कैद रखकर बिताने वाली थी। बाद में सैम और तमीरा अकेले बात करते हैं। दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। अब वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। सैम तमीरा से कहती है अब सब ठीक है। वो पिशाच को कभी बाहर नहीं आने देगी। लेकिन जैसे ही ये बात बोलती है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। धीरे-धीरे उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी इस अंधेरे के साथ जीने वाली है। अगर कभी उसका कंट्रोल कमजोर पड़ा, तो पिशाच फिर आजाद हो सकता है। सैम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।